हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था और आप जानते भी हो कि पेलियोलिथिक जो साइट्स होती हैं या पेलियोलिथिक जो एज है इन जनरल, वो डिवाइडेड है अमंग थ्री सेक्शंस, अमंग थ्री कैटेगरीज: लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। सबसे पहले दोस्तों इस लेक्चर में हम कुछ साइट्स के बारे में जानते हैं जिसको लोअर पेलियोलिथिक साइट्स बोला जा रहा है। यानी कि लोअर पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड कौन कौन सी साइट्स हैं और उससे हमें क्या क्या एनालिसिस देखने को मिलती है। यहाँ पर जो भी साइट्स आएंगी, मैं लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो साइट्स कुछ कुछ हो सकता है कि न्यू हो। तो अभी तक आपने पूनम दलाल दहिया, एनसीईआरटी और तमिलनाडु के अंदर जो भी साइट्स पड़ी हुई हैं उसके अंदर एक तरीके से ये वैल्यू एडिशन के तौर पर आपके काम आएंगी। यूपीएससी में यूपीएससी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन आस्किंग अबाउट दिस स्टोन एज साइट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आ नहीं सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम स्टेट पीएससी की बात करें एंड पर्टिकुलरली यूपी पीएससी, उसका बहुत इंटरेस्ट रहता है। यूपीएससी में अगर साइट्स पूछी जाती हैं तो वो साइट्स पूछने का सिलसिला इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। लेकिन स्टेट पीएससी में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो स्टोन एज की साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लेक्चर और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नई नई साइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाएगी। पेलियोलिथिक टूल्स जो हैं, राइटर हमें ये बता रहे हैं कि जो पेलियोलिथिक टूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट्स में हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि हार्डली कोई ऐसी साइट है जो कि अभी तक डिस्कवर करी गई है इन एलुवियल स्ट्रेचेस ऑफ, या फिर एलुवियल फर्टाइल प्लेन्स आप इसको कह सकते हो, ऑफ इंडस एंड गंगा वैली। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू लोअर पेलियोलिथिक एज जो पेलियोलिथिक टूल्स हमें देखने को मिलते हैं वो आपको इंडस और गंगा वैली में बहुत ही कम मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर नाम मात्र के बराबर देखने को मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक साइट है जिसका नाम है कल्पी। यहाँ पर आपको कुछ पेलियोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं और इन पेलियोलिथिक टूल्स को आइडेंटिफाई करा गया है इन सम रॉकी एरियाज, या फिर ये जो इंडस और गंगा वैली के जो मार्जिन्स हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल अगर हम बात करें विंध्यास की, तो विंध्यास के बॉर्डर पर, फ्रिंजेस का मतलब होता है बॉर्डर, वहाँ पर रोहरी हिल्स जो हैं सिंध में और नॉर्दर्न विंध्यास के अंदर, यहाँ पर आपको कुछ पेलियोलिथिक टूल्स जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब मिले हैं और हिस्टोरियंस ने उसको आइडेंटिफाई भी करा है और उसके ऊपर कुछ अपनी थीसिस एनालिसिस वगैरह भी उन्होंने लिखी है। इसके अलावा जो कुछ पेलियोलिथिक एज की, स्पेशली लोअर पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से में, कोने में देखने को मिल जाती हैं। अगर आप बात करो दक्षिण भारत के अंदर, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ कोस्टल प्लेन्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। गिनी चुनी ऐसी पेलियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पर इंसान भी रहते थे, उनका ह्यूमन हैबिटेशन जो था उससे जुड़ा हुआ था। ऐसी भी कुछ साइट्स हैं, हालांकि वो मात्रा के अंदर कम है लेकिन आइडेंटिफाई करी गई है। इसके बेसिस पर हिस्टोरियंस की एनालिसिस ये कहती है कि लोग जो हैं पेलियोलिथिक एज के अंदर वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर उनको खाना मिले, चाहे भली वो हंटिंग गैदरिंग, ऑब्वियस ही बात है पेलियोलिथिक एज है तो फिर हंटिंग एंड गैदरिंग के बेसिस पे ही वो अपना जीवन व्यापन करते थे। खाना जो है उनको हंटिंग गैदरिंग स्किल से ही मिलता था। तो लेकिन फिर भी वो उसके पास रहना पसंद करते थे, नियर दो सोर्सेस विच वर क्लोज टू दोज एरियाज जहाँ पर उनको प्राप्ति हो सके खाने की, पानी की और अलग अलग प्रकार के स्टोन्स जो भी उनको अपनी दिनचर्या के लिए, डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल अलोंग द बैंक्स ऑफ सम रिवर्स, या फिर कुछ जो छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पर लोग रहते थे, और लोग गुफाओं के अंदर भी रहते थे और रॉक शेल्टर्स वगैरह बनाकर रहते थे। अब जो भी
लोअर पेलियोलिथिक साइट्स एक्सकवेट करी गई है। अगर हम किसी और ज़माने से इसको कंपेयर करें, ये एक्सकवेटेड साइट जो हैं गिनती के अंदर वैसे कम है, और ज़्यादातर जो एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोअर पेलियोलिथिक साइट्स, इट कम्स फ्रॉम द सरफेस फाइंडिंग्स ऑफ स्टोन टूल्स। अब सरफेस फाइंडिंग्स का यहाँ पर क्या मतलब है? जो आपको लैंड सरफेस की खुदाई करके देखने को मिलते हैं। तो क्या पानी के अंदर भी पेलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं क्या? यस, ऐसा देखा गया है कि बड़े सारे कुछ जो पेलियोलिथिक टूल्स हैं वो आपको रिवर बेड्स में भी देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको भी आइडेंटिफाई करा है। बहुत सारी साइट्स से अभी हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है। तितर बितर करके हमें लोअर पेलियोलिथिक एज जो है उसके बारे में एविडेंसेस देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टूल्स विच वर यूज बाय द पीपल इन द लोअर पेलियोलिथिक एज। अब इस इनसफिशिएंट डेटा की वजह से, जो कि बहुत सारी साइट्स को एक्सकवेट करने के बाद हमें पेलियोलिथिक टूल्स तो मिले हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लोअर पेलियोलिथिक एज की। तो इनसफिशिएंट डेटा होने की वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि जो स्टोन टूल्स ओवरऑल, अब जैसे स्टोन टूल्स हम जैसे ओवरऑल इसलिए बोल रहे हैं इसको बिकॉज यहाँ पर पहले ही राइटर ने क्लियर कर दिया आपको कि लोअर पेलियोलिथिक एज से आपको जो टूल्स हैं वो कम आइडेंटिफाई देखने को मिलते हैं, आइडेंटिफाई कम हुए हैं। और आपको अगर पुराने इतिहास के बारे में, पेलियोलिथिक एज के बारे में अगर आपको पता लगाना है तो ओवरऑल आपको स्टोन टूल्स को देखना पड़ता है, और जो उसकी पब्लिश रिकॉर्ड्स है ऑब्वियस ही बात है जो हिस्टोरियंस ने पब्लिश कर रखे हैं। और वो जो टूल्स हैं ओवरऑल स्टोन टूल्स जो हैं, स्टोन एज के जो टूल्स हैं उसको स्टोन टूल्स यहाँ पर बोला जा रहा है, वो आपको अलग अलग स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि मिट्टी के जैसे अलग अलग जो लेयर्स हैं, जो लेयर जितनी ऊपर होगी तो एज उतनी नहीं होगी, और जो लेयर जितनी नीचे होगी और अगर वहाँ पर कुछ टूल्स मिल रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो उतनी ही पुरानी एज के स्टोन टूल्स होंगे। अब इनमें से कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कि अनइनहैबिटेड थी, और कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कि इनहैबिटेड थी। यानी कि बड़ी सारी साइट्स जो थी वहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा अपना परमानेंट स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर नहीं रहे। बहुत सारे लोग आप जानते हो, ज़्यादातर ह्यूमैनिटी जो थी इस टाइम पर, पेलियोलिथिक एज के टाइम पर, इट कंप्राइज्ड ऑफ नोमैडिक पीपल। वो घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। गिनी चुनी साइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको सेटल्ड पॉपुलेशन देखने को कुछ कुछ जगह पर मिल जाती है, लेकिन वो बहुत कम है। और सेटल्ड पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह पर वहाँ पर बस गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट को किसी एक साइट पर मान लो कि स्टोन टूल्स मिले, और उसी के साथ कुछ ह्यूमन बॉडीज़ भी वहाँ पर उनको रिकवर करते हुए मिली, खुदाई करते हुए रिकवर करी गई। उसके बेसिस पर एक अनुमान कभी कभार हिस्टोरियंस ये लगा लेते हैं कि वो यहाँ पर रहते होंगे। और अगर वो बॉडीज जितने ज़्यादा नंबर के अंदर मिल जाती है तो भले ओरिजिनली वो नोमैडिक लाइफ बिता रहे हो, लेकिन कभी कभार हम ये मान लेते हैं कि वो शायद से यहाँ पर सेटल्ड जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन सेटल्ड लाइफ की जो डेफिनेशन होती है हिस्ट्री में, वो पर्टिकुलरली आप जानते हो वो तभी स्टार्ट होती है जब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की, जब इंसान जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे। लेकिन यहाँ पर तो बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है एज कम्पेयर टू न्यूलिथिक एज। हम यहाँ पर पेलियोलिथिक एज के अंदर भी लोअर पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं और उससे जुड़ी हुई साइट्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ जो साइट्स थी दे वर इनहैबिटेड ओवर मैनी स्टेजेस ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज की जो मल्टीपल फेजेस, मल्टीपल एजेस विद इन द स्टोन एज जो आपको देखने को मिलती हैं, कुछ साइट्स के अंदर ऐसे एविडेंसेस हमें मिले कि इंसान रह रहे थे और कुछ जगह पर नहीं भी रह रहे थे। अब डिटेल्ड स्टडीज हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू लोअर पेलियोलिथिक एज जो है वो हमारे पास कम है विद रिस्पेक्ट टू द फाइंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू द फाइंडिंग्स ऑफ द टूल्स। लेकिन इसके बेसिस पर हम कुछ ब्रॉड इन्फ्रेंसेस पता लगा सकते हैं अबाउट प्लीस्टोसीन क्लाइमेट। और इसको पता लगाया जाता है, जैसे स्टोन टूल्स आपको मिले, आपने उसको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर स्टडी करा,
उससे आपको पुराने ज़माने का जो क्लाइमेट है और जो वेदर कंडीशन थे जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस टॉपिक अपना कंप्लीट करा था इस चैप्टर के अंदर, तो वो पता लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स, किस जगह पर पेलियोलिथिक टूल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार जो पेलियोलिथिक टूल्स हैं, जैसा कि मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था, वो आर्कियोलॉजिस्ट को रिवर टेरेसेस से भी मिले हैं। कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो कि रिवर बेड्स के अंदर भी मिले हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि पेलियोलिथिक टूल्स जो है वो कितने इंटैक्ट हैं अभी तक या कितने नहीं हैं, क्या वो टूटे फूटे मिले या फिर बिल्कुल जैसे इंसानों ने उनको बना रखा था अपने टाइम पर वो बिल्कुल हमें वैसे रिकवर होते हुए मिले हैं। इसके पीछे कुछ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर इरोजन एंड डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ रिवर्स, ऑल्सो रेनफॉल। तो बारिश के पानी की वजह से लेयर बाय लेयर मिट्टी की हर एक सीजन में इकट्ठी होती चली गई होगी, वो टूल्स दब गए। दबने की वजह से आप जानते हो कि धरती में कोई भी चीज़ जब दब जाती है तो उसमें इंटेंस प्रेशर क्रिएट होता है, और वो मिट्टी की लेयर जब प्रेशर क्रिएट करती है तो हो सकता है उस प्रेशर की वजह से वो जो स्टोन टूल्स हैं, है तो पत्थर के टूल्स, तो वो चटक गए हों, या फिर बहुत बार स्टोन टूल्स हमें मिल ही ना पाए हों क्योंकि वो पूरे के पूरे तरीके से एरोड हो चुके हों उसी मिट्टी के अंदर, जो जिस मिट्टी ने उनके ऊपर दबाव डाला था वो उसी में घुल मिल गए हों। और बारिश के पानी के प्रभाव की वजह से धीरे धीरे करके साल बाय साल, मौसम बाय मौसम, उनके अंदर एक दरार पड़ी हो। जैसे कोई एक स्टोन टूल है, अभी मिट्टी के लेयर के नीचे मान लो बहुत साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, उसके नीचे दब गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर एक दरार पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है ये अलग हो जाएगा, फिर ये भी अलग हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि सैंड ग्रेवल्स के पार्टिकल्स के साथ ही ये जो स्टोन टूल है ये मिक्स हो जाए। तो कभी कभार इस प्रकार से भी हमें एविडेंसेस नहीं मिल पाते प्रॉपर तरीके से। अब ऐसे कुछ कुछ रिवर डिपॉजिट्स हैं, रिवर डिपॉजिट्स के पास जो ऐसे ज़मीन के इलाके हैं जहाँ पर हमें छोटे छोटे जो पत्थर हैं, कंकड़ है, जो गिट्टियाँ हैं, वो टाइटली पैक्ड होकर एक सॉइल के अंदर एक लेयर की तरह हमें मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऐसी लेयर विच इज़ नोन एज सीमेंटेड ग्रेवल डिपॉजिट्स। सीमेंटेड ग्रेवल का मतलब होता है डिपॉजिट्स जहाँ पर छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, पत्थर कंकड़ गिट्टियाँ, वो टाइटली पैक्ड होते हैं सॉइल के अंदर। और इसको ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा फेज है जहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ एविडेंस देखने को मिलता है सीमेंटेड ग्रेवल का, तो इट रिप्रेजेंट्स वेट क्लाइमेटिक फेज, कि उस दौरान बारिश वगैरह धरती पर होती होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, कुछ लेक्चर्स पहले, एक टर्म के बारे में हमने जिक्र करा था, फिर से ये टर्म आपके सामने आ रहा है, बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट। अब एज कंपेयर टू स्मॉल पेबल्स, ये छोटे छोटे पत्थर कंकड़ गिट्टियाँ जो होती हैं उनको स्मॉल पेबल्स कहा जाता है, लेकिन बोल्डर होते हैं बड़े वाले पत्थर। और कॉन्ग्लोमरेट मतलब वो एक साथ आपको जुड़े हुए एक जगह पर देखने को मिल रहे हैं, वो तितर बितर होकर फैले नहीं हुए हैं। जैसे पत्थर कंकड़ गिट्टियाँ हो सकते हैं छोटी छोटी जगह पर फैले हो, वो स्प्रेडेड हो। बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऐसा डिपॉजिट जहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं गोल आकार के, वो आपस में जुड़ रखे हो, टाइटली पैक्ड हो। तो बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट वाली साइट्स जो हैं वहाँ पर ऐसा इंटरप्रेट करा जाता है कि ये एक ड्रायर फेज को रिप्रेजेंट करती है। स्मॉल पेबल्स जहाँ पर मिलते हैं वो वेट क्लाइमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, और बोल्डर, बड़े बड़े जो पत्थर जहाँ से रिकवर कर गए हैं, वो ड्रायर फेज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जहाँ पर क्ले और सिल डिपॉजिट है वो और भी ड्रायर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा क्यों? बड़ा जो पत्थर होगा वो बारिश के पानी की वजह से या फिर नदी के नोटोरियसनेस की वजह से, कि नदी ने अपना रुख बदल लिया और फ्लडिंग करी एक पर्टिकुलर जगह पर। और अगर आप नदी वाली फिलॉसफी को नहीं मानना चाहते हो तो आप बारिश को तो मान ही सकते हो। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि बारिश अर्थ पर अभी होना स्टार्ट हो गई, प्लीस्टोसीन एज में नहीं होती होगी,
या होलोसीन एज में नहीं होती होगी, डेफिनेटली होती थी। तो बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो चटक चटक कर टूट टूट कर ऐसे और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर बिखरते चले गए। तो स्मॉल पेबल्स के जब एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जिस जिन साइट्स पे, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर वेट क्लाइमेटिक फेज हुआ करता होगा उस पर्टिकुलर जगह का बहुत साल पहले विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक एज। और जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको गोल आकार के, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर आज भी इंटैक्ट होते हुए वैसे ही आपको देखने को मिलते हैं खुदाई करने के बाद, तो आप कह सकते हो कि वो एक ड्रायर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब जो टिपिकल तरीके से जो लोअर पेलियोलिथिक टूल्स जो है, दे आर फेयरली लार्ज कोर टूल्स जो कि बनाए जाते थे इंसानों के द्वारा, विच वर मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट या दूसरे जो हार्ड पत्थर होते थे उनके माध्यम से, उनके थ्रू। और इसके अंदर बड़े सारे टूल्स का अगर हम नाम लें तो देवर चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स। अब यहां पर क्या है, एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि बड़े बड़े जो पत्थर थे उससे तोड़कर, उसको काट कर, उनसे कुछ पीसेस को ब्रेक ऑफ कर लिया जाता था बड़े बड़े पत्थर के, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अवशेष की तरह उसको अलग कर लिया जाता था इंसानों के द्वारा। अब लार्ज बोल्डर के पास क्या है, क्योंकि ये बड़ा पत्थर है तो इसके पास एक है हार्डनेस, काफ़ी ज़्यादा ये होगा पत्थर हार्ड, इसके पास हार्डनेस है। अब ये काफ़ी ज़्यादा अगर हार्ड है तो ये स्ट्रांग भी होगा। तो इंसान मेहनत मुशक्क़त करते हुए जैसे भी उसको तोड़ते थे तो इसके लिए चाहिए होती थी उनको कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। और लोग फिर इसको तोड़ते कैसे होंगे, तो हिस्टोरियंस ये अनुमान लगाते हैं कि इंसान क्या करते होंगे कि पहले तो बड़े बड़े रॉक्स को गर्म करते होंगे, आग जलाते होंगे, पत्थर को किसी ना किसी तरीके से गर्म करते होंगे, उसके ऊपर फिर पानी फेंकते होंगे, फिर गर्म करते होंगे, फिर पानी फेंकते होंगे। तो कोई भी चीज़, ये तो आप जनरल साइंस से जानते ही हो कि किसी भी चीज़ को अगर आप हॉटनेस और उसके बाद कोल्डनेस के फेज से पास करवा रहे हो और इस साइकिल को बार बार कि आपने किसी चीज़ को गर्म करा, उसके बाद उसको कूल ऑफ कर दिया, फिर उसको गर्म करा, फिर से आपने उसको कूल ऑफ कर दिया, ये सिलसिला बार बार अगर चलता रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है बड़े बड़े बोल्डर या एक पत्थर के अंदर भी आपको जो है एक दरार देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर को तोड़ा जाता था छोटे छोटे पत्थरों में, और फिर जब वो छोटे पत्थरों में आ जाते थे तो इंसान उनको शेप देते थे। जैसा कि आपने एक वर्ड सीखा था अभी कुछ लेक्चर पहले जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स। आपके पास ये एक पत्थर है, आपने एक और पत्थर लिया और इसको उस पर मारा ताकि इसकी जो साइड की जो चीज़ें हैं ये अलग हो जाए, और जिस भी पर्पस के लिए अगर आपको पत्थर चाहिए तो वो पत्थर जो है वो आपको मिल जाए। उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ फ्लेकिंग। ठीक है। मयूर कुछ पूछ रहे हो क्या, कुछ डाउट है? आर्ट ऑफ फ्लेकिंग है ना, ये हम एनसीईआरटी वगैरह में पहले भी पढ़ चुके हैं, वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने पूनम दला दहिया में प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखा दिया था। हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में एक नया नाम भी जाना था वैसे, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेवलॉइज टेक्निक। ये फ्लेकिंग की ही टेक्निक है ना। फ्लेक टूल्स इसी के माध्यम से बनाए जाते थे। हालांकि ये वाले जो टेक्निक है, पर्टिकुलरली फ्लेकिंग वाली जो चीज़ है, वो हमें मिडल पेलियोलिथिक से देखने को मिलती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि आप इसको लोअर पेलियोलिथिक के अंदर भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ कंक्लूड करी थी कि प्रॉपर कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं है कि जब आप बोलो कि लोअर पेलियोलिथिक एज से वक्त चेंज हो गया टूवर्ड्स मिडल पेलियोलिथिक। ठीक है। फ्लेकिंग वगैरह जैसी जो चीज़ें, क्योंकि इंसान पागल थोड़ी है कि पत्थर को गर्म करके उस पर पानी मार रहे हैं, फिर उसको ठंडा कर रहे हैं, फिर गर्म कर रहे हैं, फिर पानी मार रहे हैं, दरारें पड़वा रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे पत्थरों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो इंसान का दिमाग थोड़ी ना खराब हो गया, ये इंसान इतना वेला थोड़ी ना बैठा हुआ है। खाली थे इंसान वेले बैठे हुए थे, लेकिन ये फालतू के काम थोड़ी ना करते थे इंसान, इतनी तो बुद्धि है उनके अंदर। ये कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ थोड़ी ना है। इंसान क्यों मेहनत करना चाहेगा, इतनी शारीरिक मेहनत? डेफिनेटली उनको छोटे छोटे पत्थर अपनी किसी ना किसी एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए होते थे, इसलिए वो इतनी मेहनत मुशक्कत करते हुए आपको नजर आते हैं। अब विद इन पेलियोलिथिक एज क्या होता है? देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ स्टोन टूल्स। याद रखना, यहाँ पर राइटर आपको विद इन द पेलियोलिथिक एज बोल रहे हैं। पेलियोलिथिक एज डिवाइडेड है बिटवीन लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। तो आपको एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलता है इन द रेंज एंड द वेराइटी ऑफ स्टोन टूल्स, और लोगों की एक प्रेफरेंस भी शिफ्ट होती हुई देखने को मिलती है यहाँ पर। जैसा आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं कि पहले वो ना बिल्कुल रफ स्टोन्स यूज़ करा करते थे, उसको बोलते हैं हम कोर्स ग्रेन। फिर दे यूज रफ स्टोन्स ओनली। स्टोन्स तो है रफ, पॉलिश नहीं है अभी भी। पॉलिश स्टोन टूल्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको न्योलिथिक एज के अंदर देखने को मिलते हैं। वो फिर फाइन ग्रेन्ड स्टोन के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं। ये सिलसिला आप कह सकते हो फ्रॉम लोअर पेलियोलिथिक से पास होता हुआ अपर पेलियोलिथिक के अंदर आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कि पहले जैसे अगर पत्थर है तो वो कोर्स ग्रेन कैसे कहलाएंगे? जिस तरीके से, यानी कि पत्थरों में कोई पॉलिश चीज़ नहीं है, उनका सरफेस ना स्मूथ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रफ है। वो रफनेस इंसानों ने पत्थरों को घिस घिस कर या वेरियस टेक्निक्स के माध्यम से उस रफनेस को थोड़ा सा कम करा था। जैसे आपका प्यूमिस स्टोन होता है ना, एड़ियाँ रगड़ने वाला जो पत्थर होता है जो मैंने आपको दिखाया था, ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब रिसेंट ईयर्स में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो हैं कि अगर हम डेट्स असाइन करें फॉर द लोअर पेलियोलिथिक, तो ये चीज़ हमें कुछ एविडेंसेस के बेसिस पर देखने को मिलती है पेलियोलिथिक साइट्स पर। उनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट साइट्स है वो है पोर्टवर प्लेट्यू एंड द एरिया ऑफ शिवालिक्स। झेलम रिवर बेसिन पर आपको दो साइट्स देखने को मिलती हैं, दीना और जलालपुर। यहाँ पर क्या हुआ था कुछ साल पहले, जब अंग्रेज़ों का कार्यकाल चल रहा था, यहाँ पर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम थी। उन्होंने यहाँ पर 15 आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो ढूंढ निकाले थे, जिसमें से 3 हैंड एक्स शामिल थी। ठीक है, और वो एक बड़े पत्थर के पास उनको मिली थी। और ये कितनी पुरानी थी? लगभग 7 लाख से 5 लाख ईयर से को। और इसको उन्होंने पता लगाया था, इसकी एज को, बाय पेलियो मैग्नेटिक मेथड। पेलियो मतलब ओल्ड एज के कोई भी जो चीज़ है। यहाँ पर मैग्नेटिक किसको बोला जा रहा है? यहाँ पर मैग्नेटिक बोला जा रहा है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की जो एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको बोला जा रहा है यहाँ पर पेलियो मैग्नेटिक मेथड। अब ये मेथड बड़ा यूनिक है अपने आप में। ये मेथड वर्क कैसे करता है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर कोई पत्थर अगर आपको मिलता है बहुत पुराने समय का अर्थ के अंदर गड़ा हुआ, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे ना कैसे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पत्थर के अंदर अपना असर दिखाती है। इससे हम ये पता लगाते हैं साइंटिस्ट कि पास्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो कैसी थी, और उन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट हुआ करती थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी। अब आपको अगर ये लगता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो शुरू से वैसी है जैसे जब अर्थ बना था उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड आई, ऐसा नहीं है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पुराने इतिहास से लेकर अभी तक हमें ग्रेजुअल शिफ्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर शिफ्टिंग इफेक्ट को देखने के लिए पुराने समय में, बहुत पुराने समय के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उसको ट्रैक करने के लिए मेथड यूज करा जाता है पेलियोमैग्नेटिक मेथड। उसके बाद कुछ डेट्स असाइन करी जाती हैं
टू वेरियस आर्टिफैक्ट जो कि रिकवर करे गए और भी अलग अलग साइट से, लाइक रेवात जो कि है रवालपिंडी के पास इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। 1983 में क्या होता है, ये तो सिर्फ स्टोरी के बेसिस पर आपको सुनना है, जो भी साइट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं उसकी आप लिस्टिंग बना सकते हो। डेट के पीछे कभी भी मत भागना। हिस्ट्री का सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट डेट्स, हिस्ट्री का सब्जेक्ट इज अबाउट ड्राइंग अ स्टोरी। ठीक है, अगर आप उस स्टोरी को खींचते हुए चलोगे और फैक्ट्स को स्प्रिंकल करते हुए चलोगे तो आपको हिस्ट्री हमेशा क्लियर हो सकती है, वैसे हिस्ट्री कभी क्लियर नहीं होगी आपको। तो 1983 में जो मेंबर्स थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल मिशन के, ठीक है, ये एक टास्क था, बेसिकली एक टास्क फोर्स आप इसको कह सकते हो। तो वो पाकिस्तान के जो पोर्टवर प्लेट्यू है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तहत अपना कुछ खुदाई वगैरह का काम करने जाते हैं। एंड दे वर वर्किंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये बात 1983 की है। यहाँ पर कुछ स्टोन आर्टिफैक्ट जो हैं इन सारे लोगों ने ढूंढ निकाले थे, जो कि अगेन एक स्टोन कॉन्ग्लोमरेट, बड़े बड़े पत्थर के अंदर, या बेसिकली अब यहाँ पर कोई बड़े पत्थर को नहीं, स्टोन तो आप किसी को भी वैसे कह सकते हो, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू पेबल्स इनका शेप तो बड़ा ही होता है, साइज़ तो बड़ा ही होता है स्टोन्स का। तो वहाँ पर जो ये कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो पत्थरों के पास, उसको डेट दिया जाता है दैट दे वर ओल्ड एज 2.01 मिलियन ईयर्स एगो। अगेन इसको भी पेलियो मैग्नेटिक मेथड से पता लगाया गया। फिर कुछ साइट्स हैं जैसे गुरासान एंड PS57, ये साइट का ही नाम है। स्टोन टूल्स यहाँ पर मिले हैं हमें इन द पिंजोर बेड ऑफ द शिवालिक्स, और इनको बोला जाता है डेट दे वर 2.4 to 2 मिलियन ईयर्स एगो। कुछ स्टोन टूल्स हमें जम्मू एरिया से और हिमाचल प्रदेश के एरिया से भी हमें मिले हैं नियर शिवालिक हिल्स, और ये भी इतने ही पुराने हैं 2.4 to 2 मिलियन ईयर्स एगो। फॉर एग्जाम्पल जम्मू के अंदर एक जो साइट से हमें जो ये सारी कुछ आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं डैट इज़ उत्तर बाइनी। यहाँ पर अर्ली पेलियोलिथिक टूल्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। दे वर फाउंड इन अ डिपॉजिट विच इज़ डेटेड अराउंड 2.82, मतलब आप ऊपर उसमें प्लस माइनस कर लो 0.5 2.8 में मिलियन ईयर्स एगो। इतने पुराने हैं ये। लेकिन इन ये सब डेट का और इन सब चीज़ों का, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, नंबर्स के पीछे कभी आपको भागना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली जितनी भी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, हर एक पैराग्राफ आप इस उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर देख लो। ये तो एक रिसर्च स्कॉलर की बुक है, तो हर एक चीज़ के अंदर यही बोला जाता है कि डेट जो है इट हैज़ बीन क्वेश्चन। आपको सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स का कंपाइलेशन जो बनाना है वो बनाना है विद रिस्पेक्ट टू साइट्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज और एनालिसिस जो कि हिस्टोरियंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फाइंडिंग्स। ठीक है, पेलियोलिथिक एज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास डिस्कस करने के लिए अभी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।